हेलो स्टूडेंट्स, अपने डेली टेस्ट सीरीज़ के हम 11th डे पर आ चुके हैं। यानी कि हम अपने पिछले 4 सेट और 5वें सेट के एरर्स कर चुके हैं। आज 5th सेट के अपने इम्प्रूवमेंट्स की बारी है। और जिस बुक से मैं ये सेट्स करा रहा हूँ, न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ ये। ओल्ड स्टूडेंट्स जो वीडियो अटेंड कर रहे हैं उनको ये बात पता है। जो न्यू स्टूडेंट्स है केवल उनके लिए बता रहा हूँ कि एसएससी इंग्लिश के प्रीवियस पेपर्स की एमबी पब्लिकेशन की बुक चल रही है, जिसके हम 5th सेट पर आ चुके हैं। ठीक है। और 5th सेट हमारा जो है वो है सीजीएल का टीयर 2 का। टीयर 2 का एग्जाम हो, टीयर 1 का एग्जाम हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, कोई भी एग्जाम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको बस स्पोर्टिंग एरर्स की डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। और ये जो सेट है हमारा, ये 5th सेट है बुक का जो हमारी यहाँ पर चल रही है। और इस 5th सेट में हम अपने एरर्स को कंप्लीट कर चुके हैं 9th और 10th वीडियो में। आज 11th डे है और 11th वीडियो है ये इस डेली टेस्ट सीरीज की। तो चलिए चलते हैं अपने इम्प्रूवमेंट्स पर। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 131 से क्वेश्चन नंबर 152 तक हमारे इम्प्रूवमेंट्स हैं, जिनको हम 2 वीडियोस में कवर करने वाले हैं। एक वीडियो होगी 131 to 140 और एक होगी 141 to 152। ये क्वेश्चंस हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे, क्योंकि हम 10 सेंटेंस की एक वीडियो कर रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है। तो चलिए पेपर और पेन लेकर के बैठ जाइए, हमेशा की तरह स्कोर कीजिए और बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस स्टूडेंट्स ने कितना स्कोर किया है। चलिए पहला सेंटेंस पढ़ते हैं अपना। फर्स्ट सेंटेंस कहता है, हार्ट फेल्ट प्रेयर्स टू गॉड विल ऑलवेज हैव एक्सपेक्टेड रिजल्ट। जब भी आप हार्ट से फील करके कोई प्रेयर करते हैं गॉड से, तो उसके हमेशा एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। ठीक है। अब आंसर चुन लीजिए अपना, फिर मैं बता रहा हूँ। वीडियो पॉज करके चुन लीजिए शायद चाहे तो, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसे। देखिए, जब भी आप कोई चीज़ को दिल से फील करते हैं और उसके बाद गॉड से प्रे करते हैं कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, तो ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड जैसा आपने उम्मीद की हो एग्जैक्ट वैसा ही मिल जाए। तो इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट तो हमें करना ही चाहिए। ठीक है। इसके बाद कह रहा है गुड रिजल्ट। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई प्रेयर की हो और उसका हमेशा अच्छा रिजल्ट ही मिले। कई बार कंसीक्वेंसेस नेगेटिव भी हो जाते हैं। अमेजिंग, चौंकाने वाले रिजल्ट ही हो हमेशा, ये भी जरूरी नहीं है। नो इम्प्रूवमेंट हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमेशा उम्मीद के मुताबिक ही आपको आपकी प्रेयर का रिजल्ट मिले, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा चेंज जरूर होता है। अब इसके बाद है डिजायर, यानी कि जैसी आपने इच्छा की थी, इच्छा के मुताबिक कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको जरूर मिलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम हिंदी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा ध्यान रखें, अपने इंग्लिश के फ्लो पर ना जा करके, तो थोड़ा ध्यान से करते हुए हम पाएंगे कि हमारा आंसर इस क्वेश्चन का डी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 132 एंड क्वेश्चन सेज, नो सूनर हैड ही रीचिंग द स्टेशन देन द ट्रेन बिगेन टू मूव। ठीक है। जैसे ही वो स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है। ये सेंटेंस है, इसे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जैसे पूछा गया है इससे थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी पेपर में पूछा जाता है। तो इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। ध्यान रखिए, जब भी हमारा नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर, नॉट, किसी भी एडवर्ब से अगर कोई सेंटेंस इंट्रोड्यूस किया जाता है, शुरुआत की जाती है सेंटेंस की, तो ध्यान रखिए हमेशा जो भी इसमें सेंटेंस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले आएगी। दैट मीन्स यहाँ पर इन्वर्जन का रूल लगेगा। ठीक है। और यहाँ पर वो इसने किया भी है, तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ठीक है कि नो सूनर जहां पे आया उसके तुरंत बाद सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है। दूसरी चीज, नो सूनर का जो जोड़ा होता है वो देन होता है, और हार्डली, स्कार्सली के साथ जो आता है वो व्हेन आता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर सेंटेंस ठीक दिया हुआ है। ठीक है। जैसे ही ये काम हुआ वैसे ही वो काम हो गया, उसके अकॉर्डिंग दोनों सेंटेंस भी ऑलमोस्ट ठीक दिए हुए हैं, दोनों के दोनों पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए थोड़ा सा, यहाँ पर क्या है, हैड के साथ में आईएनजी दे दी, जबकि हैड, हैज, हैव, हैड कोई भी अगर सेंटेंस में दिखे तो इसके बाद अगर वर्ब आती है तो वो थर्ड फॉर्म में आएगी। ये भी कंफर्म है। दैट मीन्स इस पार्ट में एरर है। तो आपको ये देखना होगा कि या तो आप हैड की जगह पे हैड के साथ में थर्ड फॉर्म लगाइए, और या फिर यहाँ पर चूंकि दोनों के दोनों काम थोड़े ही टाइम पहले हुए हैं, इसीलिए आपको पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिड लगाना चाहिए, और डिड के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इन दोनों चीजों को देख करके आप अपने ऑप्शंस को देखिए। ठीक है। तो डिड के साथ आईएनजी नहीं आ सकता, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि एक बार सेकंड फॉर्म हो चुकी तो दोबारा फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे हम सेंटेंस में, ध्यान रखना है।
तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इसके बाद हैड के बाद फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, ये भी गलत है क्योंकि हैज हैड जहां पर भी दिखाई देता है वहां पर हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। दैट मीन्स ये भी गलती हो गई। अब यहाँ पर क्या है, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म है और यहाँ पे हैड के साथ में आईएनजी जो कि गलत था। तो डेफिनेट सी बात है कि आंसर आपका हैड के साथ में रीच्ड आएगा, यानी कि आंसर आपका डी होगा। एक चीज जो ध्यान रखने वाली है, कई बार क्वेश्चन में पेपर में पूछ लेता है कि हैड के नो सुनर के साथ में हैड और डिड दो ऑप्शन देता है और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म और हैड के साथ थर्ड फॉर्म, यानी कि दोनों के दोनों पूरी तरह से सही दे देता है। तो उस टाइम पे अगर आपको चुनना पड़ जाए तो ध्यान रखिए नो सुनर के साथ आप डिड वाला आंसर लगाएंगे। कारण ये है कि नो सुनर का मतलब होता है जैसे ही, और जैसे ही के साथ थोड़ी देर पहले ही काम होता है, और जस्ट थोड़ी बहुत देर पहले जो काम होता है उसके लिए इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, हम परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करते। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ये सीजीएल मेंस वगैरह में पूछा गया है पहले भी। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका आंसर डी होगा क्योंकि डिड के साथ आईएनजी नहीं आ सकता, और यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, इसलिए आपका आंसर यही हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ। 140 तक क्वेश्चन हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, 133 क्वेश्चन कहता है सिंसियरिटी इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। सिंसियरिटी की सराहना की जाती है हमेशा, सिंसियरिटी का वेट किया जाता है, इंतजार किया जाता है, ऐसा नहीं है। सिंसियरिटी को बढ़ाया जाता है, नहीं, वो खुद बढ़ती है। इज प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि पैसिव वॉइस। सिंसियरिटी को हमेशा सराहना की जाती है, अप्रिशिएट किया जाता है। सिंसियरिटी को हमेशा इंजॉय भी नहीं किया जाता, ईमानदारी कभी कभी परेशान भी करती है, तो इंजॉय करना भी हो हमेशा, ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स तीनों ही ऑप्शन, तीनों ही आंसर सही नहीं है। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट आंसर लगाएंगे क्योंकि ये सेंटेंस पूरी तरह से ठीक है। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ। 134 क्वेश्चन कहता है ऑनेस्टी इज मोर सुपीरियर देन रिचेस। अब मोर सुपीरियर देन रिचेस का मतलब क्या हो गया, हम जो ईमानदारी होती है वो हमेशा रिचेस से यानी कि संपत्ति से सुपीरियर यानी कि श्रेष्ठ होती है। इट मीन्स सुपीरियर तो होती है, ठीक है, देन भी ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ आना चाहिए, कंपेयर तो किया जा रहा है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये सब जो वर्ड होते हैं इनके साथ में आपको हमेशा टू लगाना होता है, देन नहीं। तो बस आप ये देख लीजिए कि सीनियर के साथ में, सुपीरियर के साथ में देन के बजाय टू किस में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसमें आ रहा है सुपीरियर के साथ में टू, यानी कि डी पार्ट में। इसके अकॉर्डिंग तो ये बैठ रहा है, लेकिन टू तो इसमें भी है सुपीरियर के साथ में। तो ध्यान रखना है इनके साथ में हम मोर वगैरह लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, उसी पे आपका आंसर बेस्ड होगा। ध्यान रखना है सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, ये जितने भी वर्ड होते हैं, एल्डर वगैरह, इन सब के पहले मोर या मोस्ट वगैरह की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि ऑटोमेटिकली ये चीज कंपैरेटिव हो जाती है। ठीक है, दैट मीन्स हमें आंसर चुनना होगा अपना डी। ये चीज मैं वैसे भी पहले भी आपको एडजेक्टिव एडवर्ब के चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, चलिए, तो आंसर आपका डी हुआ। बिल्कुल सिंपल ऊपर से एरर पूछ रहा है, कोई डीप एरर्स नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ। माई फादर हैज बीन एडवाइज्ड टू रिड्यूस स्मोकिंग। ठीक है, मेरे पिता को एडवाइस दी गई कि स्मोकिंग को वो कम करे। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, रिड्यूस अगर कभी भी आता है तो वहां पर मात्रा या क्वांटिटी की बात होती है, जबकि अगर आपको आदतन कोई काम कम करना हो तो वहां पर कट डाउन यूज करना चाहिए। यहाँ पर सेंटेंस में ये चीज ध्यान रखनी है, रिड्यूस के साथ डाउन कभी भी यूज नहीं करते, ये गलत फ्रेज होता है, गलत एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन कट गया आपका। लोअर डाउन भी यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, लेकिन कम करने का सेंटेंस जो आ रहा है वो रिड्यूस या कट डाउन में से ही आपको आंसर चुनना है। रिड्यूस या आपको ठीक लग रहा है तो नो इम्प्रूवमेंट, कट डाउन आपको ठीक लग रहा है तो आपको सी लगाना होगा। तो रिड्यूस और कट डाउन का अर्थ समझ लीजिए, मतलब दोनों का मतलब कम करना ही है, लेकिन रिड्यूस का मतलब तो होता है किसी चीज को मात्रा में, क्वांटिटी में, परिमाण में, संख्या में कम करना, लेकिन कट डाउन का मतलब होता है किसी चीज को आदतन कम करना। तो इन दोनों में से अगर हम ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर की बात करें तो आपका आंसर सी होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ। शी इज ऑलवेज एनोइंग दैट हर फादर हैड नॉट एक्सेप्टेड हर। आगे बढ़ते हैं, सजेशन। अब सजेशन, हर सजेशन, वो परेशान थी, वो गुस्सा थी कि उसके पिता ने उसका सजेशन, उसकी सलाह, उसका सुझाव मंजूर नहीं किया। अब इस चीज को जरा सा गौर से देखिए कि सी इज एनोइंग, वह गुस्सा थी
कि उसके पिता ने। देखिए अगले सेंटेंस में पास्ट आया तो डेफिनेट सी बात है, अगर हम इनडायरेक्ट नरेशन की तरफ मूव करें तो यहाँ पर हमारा ये भी पास्ट होना चाहिए, यानी कि इसकी जगह वाज या कुछ और होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं है, वह गुस्सा थी भाव होता है। जब भी कोई मन का भाव हो तो उसे आप कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लेते, स्टेटिव वर्ब होती है जो, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस यूज करनी चाहिए। तो वाज वर्ब के साथ में आईएनजी के अलावा कुछ और हमें देखना है, वही हमारा आंसर होगा। अब जरा ऑप्शंस की तरफ नजर घुमाइए। शी इज एनोइंग की जगह शी वॉज एनोइड, वह गुस्सा थी। हैड टू एनोय, उसे गुस्सा होना था, होना पड़ा। शी वॉज टू एनोय, उसे गुस्सा होना था। नहीं, वह गुस्सा थी का सेंस है, ना तो होना था ना होना पड़ा, वह गुस्सा थी। तो वॉज एनोइड इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। दैट मीन्स आपके 136 क्वेश्चन का आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमें 137, ही हैज कंपोज्ड ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, उसने एक बहुत सुंदर सॉन्ग कंपोज किया है, उसकी रचना की है। डेफिनेट सी बात है, सॉन्ग के साथ सॉन्ग को जब भी किया जाता है तो उसकी कंपोजिशन ही होती है, यानी कि उसको कंपोज ही किया जाता है। तो इसमें बिना सोचे समझे आप अपना आंसर नो इम्प्रूवमेंट भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सॉन्ग की हमेशा कंपोजिशन होती है। ये सिंपल सा फ्लो है आपका इंग्लिश का, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा, कुछ हिंदी सुन लीजिए, आंसर में बता देता हूं। सॉन्ग को राइट भले किया जाता हो लेकिन उसके साथ में कंपोज वर्ब ही आती है हमेशा। दूसरी बात, पेन, अगर पेन को मैं नाउन के रूप में यूज करूं तो इसका मतलब तो होता है बाड़ा, जहां पर जानवर कैटल वगैरह को रखा जाता है, पिंजरा वगैरह कहते हैं उसको। और अगर मैं वर्ब के रूप में पेन यूज कर रहा हूँ, ईडी लगा करके पेन हो गया, तो इसका मतलब किसी को बांध कर रखना, ठीक है, वही बाड़े में रखना, पिंजरे में रखना या बांध कर रखना। अब नेक्स्ट वर्ड आता है आपका जोट डाउन। जोट डाउन का मतलब क्या हो सकता है, ये देख लीजिए। जोट डाउन का मतलब एक वर्ब के रूप में क्या होता है, राइट ब्रीफली और हरीडली, यानी कि संक्षेप में और जल्दबाजी में किसी चीज को लिखना। जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो इसका मीनिंग यही लिख सकते हैं, राइट ब्रीफली और हरीडली। जो हिंदी में लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं कि संक्षेप में और जल्दबाजी में कोई चीज लिखना जोट डाउन होता है, जिसे थर्ड फॉर्म करके जोटेड डाउन इसने दे रखा है, ठीक है। तो जोट डाउन का मीनिंग आपने देख लिया, पेन का मतलब देख लिया, और सॉन्ग के साथ में ये हमेशा कंपोज वर्ब आती है, ये भी आप देख चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ, और क्वेश्चन कहता है दे हैव नॉट एंड कांट बी इन द गुड बुक्स ऑफ द कोच बिकॉज दे लैक डिसिप्लिन। उनमें डिसिप्लिन की कमी है, उनमें डिसिप्लिन नहीं है, उनमें अनुशासन की कमी है, इसीलिए वे कोच की अच्छी बुक्स में, यानी कि कोच के अच्छे स्टूडेंट्स में ना तो कभी रहे हैं और ना कभी हो सकते हैं। तो ना रहे हैं ना हो सकते हैं, दोनों के लिए हमें दो अलग अलग वर्ब चाहिए। अब आप ये देख लीजिए कि किसमें दोनों में अलग अलग वर्ब दी हुई है। हैव नॉट के बाद इसमें अलग वर्ब नहीं है, हैव नॉट के बाद इसमें भी अलग वर्ब नहीं है, हैव नॉट के बाद, हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है और अलग वर्ब भी है, तो इसी में है, ठीक है। गलत है क्योंकि हमें चेंज करना जरूर है, नो इंप्रूवमेंट तो हम लगा नहीं सकते, और पहले दो में हैव के बाद हैव की वर्ब दी नहीं गई है, इसलिए पहले दो आंसर भी नहीं आ सकते। दैट मीन्स आपका जो आंसर होगा वो तीसरा होगा। तो हैव नॉट बीन एंड कैन नेवर बी, हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म आ गई और कैन एक मॉडल वर्ब है जिसके साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई। ये दोनों के दोनों सही है, क्योंकि हर एक हेल्पिंग वर्ब के साथ में उसकी मेन वर्ब दिखाना जरूरी होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज if the room had been brighter I would have been able to read for a while before going to bed। इस सेंटेंस में हमें आंसर चूज करना है, कौन सा हो सकता है आपके हिसाब से, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जब भी सेंटेंस में इफ के साथ में हैड थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो हमेशा उस सेंटेंस में वुड हैव बीन, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है। ये बात मैंने कंफर्म बताई हुई है, कंडीशनल चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, कंडीशनल सेंटेंस के चैप्टर में। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके सेंटेंस में आप चूंकि हैड थर्ड फॉर्म के साथ में वुड हैव बीन दे रखा है इफ वाले कंडीशनल सेंटेंस में, तो इसके अकॉर्डिंग तो नो इंप्रूवमेंट भी लगाया जा सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मैं इसकी आंसर की दिखाता हूं जरा आपको, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर क्या दिया हुआ है, यहां पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इट मीन्स ये दो ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड है। अब कंफ्यूज्ड क्यों है और किस किस ऑप्शन में है? देखो वाज और आर का तो यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि जब भी अगले ऑप्शन में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है तो पहले वाले सेंटेंस में हैड थर्ड फॉर्म ही आती है। ये बात तो कंफर्म है, यानी कि वाज और आर का तो कोई काम नहीं है, ये आंसर तो गलत हो गए। अब इन दोनों आंसर में कंफ्यूज है, इसी वजह से इसने क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। कारण क्या है, इफ के साथ हैड बीन आ जाए तो थर्ड वुड हैव बीन थर्ड फॉर्म आना जरूरी है, तो नो इंप्रूवमेंट भी हो सकता है। लेकिन इफ की जगह पे हम यहाँ पर इन्वर्जन का रूल लगाएं तो भी वही मीनिंग आता है, ठीक है। अब दोनों की हिंदी क्या है,
अगर रूम में ज़्यादा रोशनी होती तो आई वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर अ व्हाइल, तो मैं कुछ और देर के लिए पढ़ पाता बिफोर गोइंग टू बेड पे जाने से पहले। अब हैड लगाने से भी सब्जेक्ट से पहले वही सेंस आता है, यानी कि दोनों सेंटेंस का सेंस सेम है, इसी वजह से कंफ्यूज है कि ए लगाए या बी। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, जब सेंटेंस पहले से सही हो तो आपको नो इम्प्रूवमेंट लगाना चाहिए। और अगर आपका आंसर की में जब आपका आंसर आए पेपर की आंसर की आती है ऑफिशियल, तो वहां पर उसका पलट के भी कोई आंसर दिया हो तो आप उस पर रिट डाल सकते हैं कि ये आंसर क्यों नहीं हो सकता, यानी कि आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उससे आपको तो फायदा होगा ही, बाकी बहुत से स्टूडेंट्स को फायदा होगा जिनका ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर बी आंसर चुन सकते हैं, नो इम्प्रूवमेंट। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन कहता है आई वांट टू एडमिट इन अ यूनिवर्सिटी इन द यूएस। मैं यूएस की किसी एकेडमी में एडमिट होना चाहता हूँ। अब एडमिट होना क्या होता है? इलाज के लिए एडमिट होना, सीधी सी बात है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। लेकिन कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो वहां पर एनरोलमेंट कराना होता है, और एनरोलमेंट की जो वर्ब होती है वो एनरोल होती है। समझ में आया? और एंटर का मतलब प्रवेश करना और गो का मतलब जाना, इन दोनों से कोई लेना देना है ही नहीं। तो आंसर हो सकता तो हमारा या तो एनरोलमेंट होता, एनरोल करना होता, या फिर नो इम्प्रूवमेंट होता। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है यहाँ पर एनरोल होगा। ठीक है, तो 140 क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। तो इसके बाद 141 से लेकर के 152 तक के जो क्वेश्चन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। फिलहाल के लिए आज का टेस्ट यहीं पर कंप्लीट होता है और आपकी प्रैक्टिस भी यहीं पर कंप्लीट होती है। इसके बाद आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको कोई और पोर्शन में दिक्कत आ रही हो इंग्लिश की। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप एयरफोर्स, नेवी, आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आप एक बार ग्रामर करें और उसके बाद में ये डेली प्रैक्टिस में आ जाए। ये तब तक होनी चाहिए प्रैक्टिस जब तक आप किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो जाता। ठीक है, बस डेली प्रैक्टिस रखिए, यही आपकी डेली प्रैक्टिस का महत्व होगा कि ये आपको सिलेक्शन दिला देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।